नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक गहमा गहमी अपने पूरे शबाब पर है। जहां एक तरफ एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर बनती दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ छोटे दल भी इस जंग को दिलचस्प बना रहे हैं। सवाल यह है, क्या ये छोटे दल बस खाता खोलेंगे या फिर बनेंगे बिहार की सत्ता की चाबी, यानी किंग मेकर। बिहार की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है। चुनाव आयोग की ओर से भले ही अभी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन राजनीतिक शतरंज की बिसात पर मोहरे सजने लगी हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज, मायावती की बसपा और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ताल ठोकने के लिए बेचैन है। इसके अलावा पशुपति बारश की एलजेपी, शिवदीप लांडे की हिंद सेना, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, हेमंत सोरेन की जेएमएम और आम आदमी पार्टी भी किस्मत आजमाने की तैयारी में है। इस बार के चुनाव में कई ऐसे क्षेत्रीय दल और छोटी पार्टियां किस्मत आजमाने के लिए पूरा दमखम लगाए हुए हैं, जो ना तो एनडीए का हिस्सा है और ना इंडिया महागठबंधन के साथ। आज हम इसी पर करेंगे बड़ी बात। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रशांत किशोर की जनसुराज से। पीके की जनसुराज की अग्नि परीक्षा। चुनावी रणनीति से निकलकर खुद राजनीति में उतर चुके प्रशांत किशोर जनसुराज के जरिए बिहार की पूरी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। सियासी पिच पर उतर चुके पीके अपनी ताकत आजमाने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं और इन दिनों बिहार में सियासी जमीन नापने में जुटे हुए हैं। इस दौरान प्रशांत किशोर राजनीतिक समीकरण साधने और बनाने की कवायद भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह को बना दिया है, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व नौकरशाह आरसीपी सिंह की पार्टी का भी जनसुराज में विलय करा लिया गया है। पीके खुद ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी बिहार की सवर्ण जातियों में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष की कमान दलित समाज से आने वाले मनोज भारती को सौंप दी गई है। इसके अलावा पीके ने कई मुस्लिम नेताओं को भी अपने साथ मिलाया है। इस तरह ठाकुर, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम समीकरण के सहारे सियासी बाजी जीतने के लिए प्रशांत किशोर पूरी ताकत लगा रहे हैं। बिहार की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की उनकी तैयारी है। पीके की जनसुराज को ही लीजिए तो पिछले साल विधानसभा उपचुनाव में 4 सीटों पर अधिक असर डालने में वो कामयाब रहे। वो जीते तो नहीं, लेकिन हारने में उनकी भूमिका रही। ऐसे में पीके जिस तरह से समीकरण के साथ उतर रहे हैं, उससे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए ही नहीं, बिहार में तेजस्वी की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन को भी झटका लग सकता है। बीएसपी का बिहार में कड़ा इम्तिहान। मायावती की बसपा ने बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बिहार में बसपा का अब तक का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं रहा है। 2020 में बसपा को एक सीट पर जीत मिली थी। बाद में पार्टी के विधायक जमा खान जेडीयू में शामिल हो गए, जो अभी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। बीएसपी विधानसभा चुनाव में अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। बिहार में बीएसपी का सियासी आधार दलित वोटों पर ही रहा है, लेकिन पार्टी यूपी की तरह कभी कामयाब नहीं रही। पिछले 25 सालों में बीएसपी का सियासी आधार बिहार में घटा है। साल 2000 के चुनाव में बसपा के 5 विधायक जीते थे, लेकिन सभी आरजेडी में शामिल हो गए। इसके बाद 2005 में बसपा के 4 विधायक चुने गए, लेकिन सभी जेडीयू में चले गए। 2009 के उपचुनाव में बसपा उम्मीदवार जीता, लेकिन वो भी बीजेपी में चला गया। 2020 के चुनाव में भी चैनपुर से बसपा की टिकट पर जमा खान जीते थे, लेकिन जेडीयू में जाकर उन्होंने मंत्री पद ले लिया। यूपी से सटे बिहार के इलाकों में बीएसपी का सियासी प्रभाव रहा है। इसमें चैनपुर, मोहनिया, रामपुर, फारबिसगंज, भभुआ, दिनारा, बक्सर, कटिया, नौतन और रामगढ़ जैसे विधानसभा क्षेत्र हैं और इन सीटों पर बसपा को जीत भी मिली है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीएसपी की जीत नहीं हुई तो जीत हार में अहम भूमिका जरूर रही है। इस बार भी बीएसपी इन सीटों पर असर डाल सकती है। दलित वोटों को लेकर जिस तरह कांग्रेस गंभीर है, और ऐसे में बसपा के पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने का सियासी असर कांग्रेस पर भी पड़ सकता है। ओवैसी करेंगे कमाल या खिलाएंगे कमल। बिहार में 5 साल पहले असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम वोटों के सहारे 5 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। 2020 में 20 सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 5 सीटों पर जीत मिली थी। इसमें 4 विधायकों ने बाद में आरजेडी का दामन थाम लिया। इस बार ओवैसी ने बिहार की 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है
उनका फोकस सीमांचल के साथ साथ बिहार के दूसरे इलाके की मुस्लिम बहुल सीटों पर भी है। ओवैसी का बिहार में राजनीतिक आधार सीमांचल क्षेत्र कटिहार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में है, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। पूर्णिया जिले की अमौर सीट से अख्तरुल ईमान पार्टी के विधायक हैं। ईमान AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। ओवैसी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी शुरू कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ओवैसी के चुनाव लड़ने से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मुस्लिम बहुल सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पर पड़ सकता है। ओवैसी के चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन को झटका तो एनडीए को सियासी लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। क्या पशुपति साबित होंगे सियासी पारस? बिहार में चिराग पासवान से विवाद के बाद पशुपति पारस ने अपनी पार्टी बनाई है और अब उनका एनडीए से भी नाता टूट चुका है। ऐसे में पशुपति पारस ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ने पर रजामंद हुए हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। पशुपति पारस की वोट बैंक की बात करें तो वो वही है जो रामविलास पासवान का हुआ करता था। हालांकि इस पर चिराग पासवान की भी दावेदारी है, जो बीजेपी के साथ है। ऐसे में पशुपति पारस के चुनाव लड़ने का सियासी असर पड़ता है तो इसकी तपिश एनडीए को महसूस होगी। राजनीति के मैदान में शिवदीप लांडे। बिहार के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे पिछले साल सितंबर में आईजी पूर्णिया के पद से इस्तीफा दे दिए थे। काफी सस्पेंस के बाद उन्होंने हिंद सेना नाम से राजनीतिक संगठन बनाया और बिहार के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। शिवदीप लांडे ने अपनी पार्टी गठन के समय कहा था कि लोगों का ध्यान खींचने के लिए राष्ट्रवाद, सेवा और समर्पण के सिद्धांतों पर पार्टी काम करेगी। शिवदीप लांडे के साथ कोई मजबूत नेता अभी तक नहीं जुड़ा है, जिसके चलते सियासी तौर पर वो क्या गुल खिलाएंगे ये कहना मुश्किल है। सोरेन की जेएमएम ने भी ठोक दिया है ताल। कभी बिहार से अलग झारखंड की मांग उठाने वाले सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम अब उसी बिहार में अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन ने उसे हरी झंडी नहीं दी है। जेएमएम की नजर झारखंड से सटे बिहार की 12 विधानसभा सीटों पर है। फिलहाल पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि तालमेल के तहत सीटों का बंटवारा आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो जेएमएम अकेले लड़ने की तैयारी भी कर रही है। जेएमएम का दावा है कि इन क्षेत्रों में उसकी मजबूत पकड़ है और इंडिया गठबंधन से सीटों की डिमांड की जाएगी। जेएमएम को अगर इंडिया गठबंधन में जगह नहीं मिली है तो फिर उसे सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2020 में जेएमएम ने अकेले चुनाव लड़कर झारखंड से सटी हुई 7 सीटों पर आरजेडी को नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में जेएमएम भले ही जीत ना सके, लेकिन हराने की ताकत तो रखती ही है। केजरीवाल और चंद्रशेखर की भी हो गई एंट्री। आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है तो दलित नेता चंद्रशेखर आजाद भी पूरे दमखम के साथ किस्मत आजमाने के लिए बेताब है। 2020 में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के साथ चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। इस बार पप्पू यादव कांग्रेस में हैं, तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग बना रहे हैं। चंद्रशेखर का आधार दलित समाज के बीच है। इस नजरिए से देखें तो उनके चुनाव लड़ने से सियासी नुकसान भी इंडिया गठबंधन को ज्यादा उठाना पड़ सकता है। उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल दोबारा से अपनी आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में जुट गए हैं। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव संगठनात्मक ढांचे को दुरुस्त कर रहे हैं, साथ ही शीर्ष नेतृत्व से मंत्रणा भी चल रही है। आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट सिलेक्शन भी शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने शहरी वोटों पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ये तो साफ है कि आम आदमी पार्टी अपना खेल बनाने से ज्यादा दूसरे का गेम बिगाड़ने का काम करेगी। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में इस बार सिर्फ 2 ही ध्रुव नहीं होंगे, यानी एनडीए बनाम इंडिया। छोटे दल भी सियासी जमीन पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने को बेताब है। सवाल है कि क्या ये दल सिर्फ वोट कटवा साबित होंगे या फिर बन जाएंगे किंग मेकर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ।